CSN स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11 के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। अगर इस चैनल में अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। तो देखिए, क्लास 11 के इकोनॉमिक्स में टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने वाले आप लोगों का 4 चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 4 चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इन्हीं 4 चैप्टर से आप लोगों का टर्म 2 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। उसमें से आप लोगों का एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है निर्धनता एवं निर्धनता निवारण के मुख्य कार्यक्रम। तो इस चैप्टर के कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन आंसर को इस चैप्टर में हम लोग करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है 1 नंबर कि निर्धनता का क्या अर्थ है। तो देखिए, निर्धनता मतलब क्या होता है? गरीबी। तो गरीबी का अर्थ क्या होता है? गरीबी उसको हम लोग कहेंगे जो अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता या पूरा करने से वंचित रह जाता है। मूलभूत आवश्यकता क्या क्या है? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब क्या है? मूलभूत आवश्यकता। अगर कोई व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान मतलब पूरा नहीं कर पाता है तो उसको बोलेंगे कि वो गरीबी है। तो निर्धनता क्या है कि गरीबी भारत की एक सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत समाज के कोई भी वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता या पूरा करने से वंचित रह जाता है, उसे हम लोग निर्धनता कहलाता है। और निर्धनता के 2 रूप होते हैं, एक होता है निरपेक्ष निर्धनता और एक होता है सापेक्ष निर्धनता। और निरपेक्ष निर्धनता क्या होता है, सापेक्ष निर्धनता क्या होता है, इसके बारे में इसके बाद में देखेंगे। जैसे कि अब 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न क्या है कि निरपेक्ष निर्धनता क्या है। तो देखिए, निरपेक्ष निर्धनता उसको कहेंगे जो अपनी मूलभूत आवश्यकता को प्राप्त नहीं कर पाते या प्राप्त करने में असमर्थ रह जाते हैं, उसी को बोलेंगे हम लोग निरपेक्ष निर्धनता, ठीक है। तो निरपेक्ष निर्धनता क्या हुआ? निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय मानव की आधारभूत आवश्यकता जैसे भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, मकान हुआ आदि की पूर्ति यानी आदि की मतलब प्राप्त नहीं होते है, पूर्ति प्राप्त वस्तु एवं सेवाओं को जुटा पाने की असमर्थता। निरपेक्ष निर्धनता देश की उच्च जनसंख्या को सूचित करता है जो न्यूनतम उपभोग के स्तर नहीं प्राप्त कर पाते और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, ठीक है। अब है यहाँ पर सापेक्ष निर्धनता 3 नंबर है कि सापेक्ष निर्धनता क्या है। तो देखिए, सापेक्ष निर्धनता के द्वारा हम लोग मतलब 2 देशों के बीच या 2 लोगों के बीच मतलब बोल सकते हैं कि तुलना तरफ, जैसे माने बोलेंगे कि भारत का राष्ट्रीय आय और अमेरिका के राष्ट्रीय आय में अगर तुलना करेंगे तो उसको तुलनात्मक को हम लोग क्या बोलेंगे? सापेक्ष निर्धनता। मतलब किसी के सापेक्ष यानी दोनों के आय के बीच असमानता को सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। तो सापेक्ष निर्धनता क्या है? सापेक्ष निर्धनता आय में पाई जाने वाले असमानता को प्रकट करती है। सापेक्ष निर्धनता अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानता अथवा क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं का बोध कराती है। दूसरे शब्द में विभिन्न वर्गों, विभिन्न प्रदेशों अथवा विभिन्न देशों के तुलनात्मक आय का प्रदर्शन सापेक्ष निर्धनता का बोध कराता है। यदि कहा जाए कि भारत में प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से कम है तब ये सापेक्ष निर्धनता दर्शाने वाला कथन है, ठीक है। मतलब 2 देशों के बीच या 2 समुदायों के बीच या 2 वर्गों के बीच तुलनात्मक आय का प्रदर्शन होता है, ठीक है। और एक प्रश्न आप लोग का ये भी देगा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए, निरपेक्ष निर्धनता सापेक्ष निर्धनता देख लिए। अब प्रश्न ये रहेगा कि निरपेक्ष और सापेक्ष निर्धनता में क्या अंतर है। तो देखिए, यहाँ पर हम निरपेक्ष और सापेक्ष निर्धनता को इस तरह लिखे, यहाँ पर निरपेक्ष निर्धनता लिखे और यहाँ पर सापेक्ष निर्धनता लिखे। तो क्योंकि देखिए, इसको इस तरह के आप लोग लिखिएगा, बीच में एक लाइन दीजिएगा, इधर कीजिएगा निरपेक्ष निर्धनता और इस साइड कीजिएगा सापेक्ष निर्धनता, ठीक है। और यहाँ पर निरपेक्ष निर्धनता के बारे में लिखिएगा, यहाँ पर सापेक्ष निर्धनता के बारे में लिखिएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर लिखने में दिक्कत हुआ इसलिए इस तरह का हम लिख दिए, आप लोग उस तरह का लिखिएगा। तो निरपेक्ष निर्धनता क्या हुआ? इसका 1 नंबर दीजिएगा कि इसका तात्पर्य निर्धनता की निर्धारित की गई न्यूनतम आवश्यकता से है। 2 नंबर की इसका अभिप्राय उन लोगों की संख्या से है जो निर्धनता रेखा से नीचे रहता है। 3 नंबर की इसे 2 आधार पर नापा जा सकता है। 1 नंबर कैलोरीज मापदंड और बी नंबर मासिक उपभोग व्यय या आय मापदंड, ठीक है। उसके बाद उधर लिखिएगा सापेक्ष निर्धनता। तो सापेक्ष निर्धनता क्या है? इसका तात्पर्य आय की असमानता तथा वितरण से है, जैसे कि हम लोग अभी समझे। उसके बाद देखिए, युवक 2 राष्ट्रीय समाजों के बीच तुलनात्मक अध्ययन है, यह सापेक्षिक निर्धनता को दर्शाता है। इसे भी 2 तरह से मापा जा सकता है, एक है तुलना के आधार पर, एक है व्यक्तिगत आय के रूप में डॉलर मापदंड, ठीक है। ये हो गया अंतर निरपेक्ष और सापेक्ष निर्धनता का, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है कि सर्वप्रथम भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो देखिए,
सर्वप्रथम गरीबी रेखा का निर्धारण दादा भाई नौरोजी ने किया था। किस आधार पर किया था कि ये दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम गरीबी रेखा की अवधारणा आराम की थी, जिसने उन्होंने जेल में कैदियों की भोज यानी भोजन बोल सकते हैं कि बाजार कीमत पर व्याख्या करने जेल की निर्वाह लागत का प्रयोग किया। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि निर्धनता के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो निर्धनता क्यों होती है, गरीबी क्यों होती है, तो उसके कारण लिखने के बोला है। तो निर्धनता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। 1 नंबर है कि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। भारत के लोग कृषि पर अत्यधिक निर्भर है, इसीलिए बोल सकते हैं कि आप निर्भर है। इसके कारण कि कृषि पूर्ण प्रकृति पर निर्भर रहते हैं और दुर्भाग्यवश यदि मानसून असफल हो जाता है यानी बरसात नहीं होती है तो कृषि भी विफल हो जाती है, जिसके कारण निर्धनता बढ़ती है। अगला प्रश्न 2 नंबर है कि औद्योगिकीकरण का अभाव। भारत की निर्धनता का एक प्रमुख कारण औद्योगिकीकरण का अभाव है और यह आधुनिक ढंग के आधारभूत बड़े उद्योगों का अभाव है। देखिए, भारत में एक मतलब उद्योगों का अभाव है और उद्योगों का अभाव है तो बेरोजगारी है और बेरोजगारी है तो निर्धनता है, गरीबी है। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर है पूंजी निर्माण की कमी। पूंजी निर्माण अगर कमी है तो पर भी वो गरीबी है, निर्धन है। तो भारत की औसत आय, ये आय नहीं है, ये आय है। ठीक है, औसत आय है। ये औसत आय विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है, अतः बचत नहीं हो पाती। बचत नहीं होने के कारण विनियोग के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं मिल पाती, जिसके कारण निर्धनता बढ़ती जाती है। 4 नंबर है प्रश्न है कि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। एक कारण ये भी है कि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। देखिए, आय का स्रोत उतना नहीं है, आय उतना नहीं प्राप्त होती, रोजगार नहीं वृद्धि होती, लेकिन जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या जब बढ़ती जा रही है तो उसको भी तो पालना होगा, पालन पोषण उसका भी करना होगा। तो ये भी एक कारण है गरीबी का कारण। तो अगर देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो और उद्योगों की विकास नहीं हो, रोजगार में वृद्धि नहीं हो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो तो स्वाभाविक है कि निर्धनता देश में मौजूद रहेगी। अगला प्रश्न 5 नंबर है। 5 नंबर पॉइंट है, मतलब निर्धनता के कारण में प्रश्न नहीं है, कारण में है। 5 नंबर की राष्ट्रीय आय का असमान वितरण। देश में राष्ट्रीय आय का वितरण बहुत ही असमान है। भारत सरकार की कर नीति देश में धन की इस असमान वितरण को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और इससे निर्धनता बढ़ती है। मतलब राष्ट्रीय आय असमान मतलब बोल सकते हैं कि किसी के पास बहुत सारा धन है और किसी के पास वो मतलब धन है ही नहीं। तो इस तरह का राष्ट्रीय आय में मतलब असमानता वितरण है। वो अगला है कि बेरोजगारी। भारत में एक बेरोजगारी है, जिसके कारण बेरोजगारी है तो पैसा नहीं है तो वो गरीब है। तो बेरोजगारी पर काबू नहीं पाना निर्धनता का प्रमुख लक्षण माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 6 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि निर्धनता दूर करने का उपाय क्या है। तो निर्धनता दूर करने का उपाय वही हो जाएगा, देखिए जो निर्धनता का कारण है उसी को अगर हम लोग सुधार देंगे तो निर्धनता दूर हो जाएगा। जैसे कि निर्धनता दूर करने के निम्नलिखित उपाय है। 1 नंबर की कृषि विकास। अगर कृषि में विकास हो जाएगा तो निर्धनता अपने आप दूर हो जाएगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जिसके विकास के बिना देश में आर्थिक विकास की गति को नहीं बढ़ाया जा सकता। 2 नंबर की आर्थिक संरचना का विकास। कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए उपयोग की आर्थिक संरचना जैसे सड़क हो गया, ऊर्जा हो गया, सिंचाई सुविधा, ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा सब हो गया, बैंकिंग संस्थान आदि का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में करना चाहिए। ठीक है, इससे मतलब कृषि का विकास होगा तो गरीबी दूर होगा। अगला है कि औद्योगिक विकास। अगर औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा तो पर भी निर्धनता दूर होगी। देश में आय स्तर बढ़ाने के लिए औद्योगिकरण की गति को तीव्र गति किए जाने की आवश्यकता है। 4 नंबर है यहाँ पर बचत और विनियोग ये दर में वृद्धि। अगर बचत होगी तो उससे पैसा भी आएगा और निर्धन यानी गरीबी भी दूर होगी। भारत के आर्थिक विकास के लिए बचत में विनियोग की दर में वृद्धि लाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि देश में पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि हो सके। 5 में जो जनसंख्या नियंत्रण अभी बात की ना, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हो रही है जिसका निर्धन हो रही है। अगर जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए तो उससे भी निर्धनता को काबू किया जा सकता है। ठीक है, तो विकास के लिए लाभों के संचय क्रम में आगे बढ़ने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है ताकि राष्ट्रीय आय वृद्धि का परिणाम उचित प्रति व्यक्ति आय के रूप में सामने आ सके। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है कि गरीबी और बेरोजगारी निर्माण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम के लिखिए। देखिए, गरीबी और बेरोजगारी निर्माण के लिए कुछ कार्यक्रम के हम नाम लिखिए यहाँ पर। देखिए, हो सकता है कि आप लोग के इतना सारा सब कार्यक्रम पूछ दे या आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव मतलब 1 नंबर या प्रश्न पूछ सकता है जो शॉर्ट टर्म का लघु स्तरीय प्रश्न कि गरीबी निवारण के लिए कार्यक्रम का नाम लिखिए। तो इसमें जो 7 हम लिखा है 7 में से एक कार्यक्रम लिख दीजिए जो भी आप लोग आसान होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तो किसी एक को लिख दीजिएगा, उसी में हो जाएगा। देखिए 7 कार्यक्रम क्या क्या है। एक है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, फिर है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, फिर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना,
फिर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है। तो ग्रामीण निर्धन युवाओं के लिए, निर्धन युवा यानी गरीबी के लिए रोजगार से जुड़ी यह एक कौशल विकास स्कीम है। 25 सितंबर 2014 को घोषित यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर की प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए समग्र उद्देश्य से स्वास्थ्य में, प्राथमिक शिक्षा में, पेयजल में, आवास तथा ग्रामीण सड़कों जैसे 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर विकास करने पर ध्यान देने के उद्देश्य से योजना वर्ष 2000 से 2001 में शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है। रोजगार सृजन यानी इसमें रोजगार आएगा तो ही है। स्वरोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए यह योजना 15 अगस्त 2008 में लागू की गई, जिसमें पूर्व में चल रही 2 योजनाएं, एक है प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा एक ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के विलय कर दिया गया। उसके स्थान पर क्या लाया गया, ग्रामीण क्षेत्र में खादी, जो मतलब इस योजना का संचालन ग्रामीण क्षेत्र में खादी में ग्रामीण आयोग जिससे शॉर्ट में बोलते KVC तथा शहरी क्षेत्र में जिला उद्योग केंद्र DIC द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2015 में लागू की गई थी। तो यह योजना अप्रैल 2015 में लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य गरीबी के कल्याण की योजना को अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना है ताकि देश की दूरस्थ क्षेत्रों की गरीबी जनता तक इन योजना का लाभ पहुंच सके। अगला प्रश्न 12 नंबर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो कि 2005 में लाया गया था क्या है, या शॉर्ट में ये भी बोल सकता है कि मनरेगा कार्यक्रम 2005 क्या है, या ये भी दे सकता है कि मनरेगा कार्यक्रम क्या है। तो देखिए मनरेगा कार्यक्रम क्या है। मनरेगा कार्यक्रम ये है कि ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार मतलब सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, और 100 मतलब साल में 365 दिन होता है ना, तो 365 दिन में उसको 100 दिन का 100 दिन का मतलब काम मिलना ही चाहिए। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति को महीना में 15 दिनों के भीतर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उसको सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। एक ये बात है। और एक बात ये है कि जो इसमें जो रोजगार रहेगा उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सदस्य आरक्षित रहेगा। मान लेते हैं कि अगर 60 काम है तो 60 का 1/3 कितना होगा, 20 होगा, तो 20 काम महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। तो ये है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 प्रतिवर्ष प्रत्येक ग्रामीण परिवार की 100 दिनों के रोजगार सुनिश्चित करता है। यदि किसी आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार प्राप्त नहीं किया जाता है तो दैनिक रोजगार भत्ता का अधिकार होगा, जो कि अभी हम बताए। इस कानून के अंतर्गत प्रस्तावित रोजगार का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ठीक है, तो देखिए जो आप लोग का ये चैप्टर है जो टर्म 2 के एग्जाम में आने वाला है, गरीबी चैप्टर यानी निर्धनता, इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है सब हम करवा दिए। ठीक है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो एकदम आसानी से समझ लीजिए, समझ गए हैं तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।